गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरिन। पिछले लेक्चर्स में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख रहे थे हेलो अल्केन का, जो कि समाप्त कर चुके थे। उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे थे हेलो अरिन का, वो भी हम लोग देख लिए थे। और हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के हम लोग समझे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसका, हेलो अरिन का। तो हम लोग देख रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की कैसे हेलो अरिन का निर्माण करेंगे, जिसमें से दो रिएक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो हम लोग को गाटरमैन रिएक्शन है और सैंडमेयर रिएक्शन है। हालांकि रिएक्शन दोनों का सेम होता है, बस वहाँ पे किसके प्रेजेंस में ले रहे हैं इससे हम लोग को अंतर होता है। जिसमें से सबसे पहले आया था सैंडमेयर रिएक्शन, जिसमें हम लोग देखते थे कि डायजोनियम साल्ट को हम लोग रिएक्शंस कराते थे HBr HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड मतलब Cu2Cl2 के साथ, तब हम लोग को बनता था हेलो अरिन और साथ ही साथ N2 गैस निकलता था। लेकिन फिर हम लोग के पास गैटरमैन आया था, वो हम लोग को क्या किया, वही रिएक्शंस को हम लोग फिर से यूज किया, लेकिन जो वहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड का यूज कर रहा था वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिया, वो कॉपर। तो उससे भी हम लोग को क्या बन गया, वही हम लोग को प्रोडक्ट बन गया जो हम लोग को सैंडमेयर बना रहा था। तो उससे माध्यम से भी हम लोग को क्या बना, हेलो अल्केन बना। तो हेलो अल्केन मतलब सॉरी हेलो अरिन बना। तो हेलो अरिन हम लोग देखे वहाँ पे कि सैंडमेयर रिएक्शन से, और क्या देखे हम लोग, गाटरमैन रिएक्शन से। ये दोनों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब कुछ सेम होता है। रिएजेंट भी हम लोग को सेम ही लेते हैं, बस प्रेजेंस में किसका कर रहे हैं। तो जब हम लोग सैंडमेयर लेते थे तो इसमें Cu2Cl2 का यूज करते थे और गाटरमैन में सिर्फ और सिर्फ कॉपर का यूज करते थे। बस इतना ही हम लोग को अंतर होता था। वहाँ आपको बार बार बोला गया था कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या फिर बेंजीन डायजोनियम साल्ट क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा। तो हम लोग जाने थे बेंजीन था, उसमें क्या लगा रहता है, N2Cl या फिर N2X, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम साल्ट। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं तीसरा रिएक्शन, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये सारे हम लोग को VBI है, मतलब कि कहने का मतलब है कि यहाँ से हम लोग को शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। जो 5 नंबर में सवाल जो आता है लिखने के लिए, 3 क्वेश्चन रहते हैं, तीनों का एक्सप्लेनेशन वहाँ पे पूछता है शॉर्ट नोट्स के लिए कि ये रिएक्शन आखिर कैसे होता है। जैसे हंस-डिकर रिएक्शन भी पढ़ने जा रहे हैं, हंस-डिकर रिएक्शन क्या होता है। तो हंस-डिकर रिएक्शन में हम लोग देखते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो वहां से प्रोडक्ट मिलता है हम लोग को, क्या चीज, हेलो अरिन मिलता है, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं वहां पे ब्रोमो बेंजीन मिलता है। तो वैसे ही रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हंस-डिकर रिएक्शन। तो यही चीज लिखना है वहां पे और यही चीज लिख करके उसका रिएक्शन को दिखा देना है, मिल जाएगा मार्क्स। तो अब यहाँ पे समझते हैं हंस-डिकर रिएक्शंस में क्या था। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड होता क्या है, सबसे पहले हम लोग बेंजोइक एसिड बना लेते हैं। तो बेंजोइक एसिड हम लोग इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। लेकिन जब इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तो इसको बोलते हैं बेंजोएट आयन। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्या चीज, Ag ले लेते हैं, H को हटा करके यहाँ पे क्या लेते हैं, सिल्वर। तो इसके ऊपर हम लोग को पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर साल्ट। ये हम लोग एक साल्ट हो जाता है किसका, तो सिल्वर साल्ट ऑफ किसका, तो ऑफ बेंजोइक एसिड। किसका होता है, बेंजोइक एसिड का है, ये क्या है, सिल्वर साल्ट है। तो जब हम लोग इस रिएक्टेंट का यूज करते हैं, याद रख लीजिएगा सिर्फ रिएक्टेंट क्या है, सो इसी को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। लेकिन बेंजोइक एसिड में H रहता है, H को हटा करके यहाँ पे Ag लगा देते थे, ये आयंस के फॉर्म में रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो जब हम लोग सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को जब हम लोग यहाँ पे Br2 के साथ रिएक्शंस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ, मतलब कि उसके प्रेजेंस में, तो देखो होता क्या है, यहाँ से 2 गो ब्रोमीन है, क्या है, 2 गो ब्रोमीन। एक ब्रोमीन डायरेक्टली आएगा बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन सिल्वर के साथ बाहर निकल करके AgBr बन जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल करके CO2 गैस का निर्माण करेगा। कहने का मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे देखो क्या क्या बनेगा। एक तो यहाँ पे जैसा कि बेंजीन है, तो यहाँ पर भी हम लोग का बेंजीन ही रहेगा। जो इतना जो सारा कहानी है, यहाँ से एक ब्रोमीन हटेगा और ये सभी को हटा करके लग जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। तो क्या हम लोग को ब्रोमो बेंजीन बन गया, मतलब हेलो अरिन का निर्माण हो गया। प्लस यहाँ से देख रहे हो कि COO मतलब 2 को ऑक्सीजन और 1 को कार्बन मिल करके क्या बना देता है, CO2 बना देता है। तो यहाँ से CO2 गैस बनता है जो कि उड़ जाता है। साथ ही साथ हम लोग को क्या बनता है, यहाँ से सिल्वर है Ag प्लस, और यहाँ से 1 ब्रोमीन मिल करके क्या बना देता है, AgBr बना देता है। क्या चीज बना देता है, AgBr। तो ये हम लोग को प्रोडक्ट बनता है। अब यही रिएक्शंस को हम लोग किस नाम से जाना जाता है, हंस-डिकर रिएक्शंस, क्योंकि ये रिएक्शंस कौन बताया था, हंस-डिकर बताया था। तो हंस-डिकर रिएक्शंस के ऊपर अगर शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए आएगा तो बहुत ईजिली लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, जब हम लोग क्या कर देंगे, जब हम लोग सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ,
Br2 के साथ किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो इट विल फॉर्म, क्या फॉर्म कर रहा है हम लोग को, तो वहाँ से देखते हैं ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो यही रिएक्शंस को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, हंस-डिकर रिएक्शन। इंग्लिश में बदलना है तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लैंग्वेज को पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 इट विल फॉर्म या फिर इट विल गिव्स, क्या चीज देगा, ब्रोमो बेंजीन। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, या फिर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हंस-डिकर रिएक्शन। कुछ नहीं है, अगर हम लोग रिएक्शंस को समझ जाएंगे तो उसको लैंग्वेज में बदलना बहुत आसान होता है। खैर हमारा लैंग्वेज तो बहुत ही इजी रहता है, जो कि आप पढ़ेंगे तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो ये था हम लोग को हंस-डिकर रिएक्शन, सैंडमेयर भी समझ में आ गया था, उसके बाद मतलब कि जो गटरमैन है वो भी समझ में आ गया। तीनों रिएक्शंस कंप्लीट है। सैंडमेयर में सिर्फ इतना याद रखिएगा कि उसमें Cu2Cl2 का यूज करते हैं, और गटरमैन में सिर्फ कॉपर का यूज करते हैं। इसमें तो समझ में आ ही गया। अब यहाँ से अगर ये तीनों रिएक्शंस कंप्लीट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक और रिएक्शन है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अब चलो, ये रिएक्शंस भी हम लोग को इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे हम लोग को कभी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए नहीं देता है। ये कभी कभी डायरेक्टली हम लोग को रिएक्शंस में काम देगा, ठीक है, कन्वर्जन वगैरह में हम लोग को कभी कभी काम देगा। कि जब हम लोग को बेंजीन में डायरेक्टली अगर फ्लोरीन जोड़ना है तो कैसे हम लोग जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या फिर बेंजीन डाइजोनियम साल्ट जिसको बोल रहे हैं वो हम लोग को लेना पड़ेगा। जैसे कि ये हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, उसको रिएक्शंस करवाते हैं HbF4 जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड। फॉर्मूला याद रखिएगा HbF4। तो यहाँ से हम लोग को टूटता है ये इस प्रकार से, ये होता है प्लस में, ये होता है माइनस में, ऐसे ये हम लोग का टूटता है। तो ये जाकर के यहाँ पे रिएक्शंस करवाता है। तो होता है क्या, सो देखो, सबसे पहले जैसे हम लोग बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को रिएक्शन करवाते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, मतलब HbF4 के साथ, तो ये जो क्लोरीन देख रहा है वो हाइड्रोजन के साथ चल जाएगा, और बाकी ये जो कंपाउंड दिख रहा है वो चल जाएगा उसके साथ। तो देखो हम लोग को क्या बनेगा, बेंजीन था, बेंजीन है, N2 था, N2 है, N2 के ऊपर पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे Cl नेगेटिव था, Cl चल जाएगा किसके साथ, H के साथ, और बना देता है HCl, और बाकी जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है वो जाकर के इसके साथ बैठ जाता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, BF4 नेगेटिव बन रहा है। क्लियर है। इस कंपाउंड का पूरा नाम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम। बेंजीन डाइजोनियम इतना तक के लिए बोल रहे हैं। इधर हम लोग को Cl रहता था तो बोलते थे क्लोराइड, अभी इधर क्या है BF4, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राफ्लोरोबोरेट बोलते हैं। क्लियर है। तो ये हम लोग को हो गया बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। जब हम लोग को यहाँ से फिर ये कंपाउंड बनता है तो उसमें जैसे हम लोग हीट देते हैं तो हीट देने के बाद ये बॉन्ड यहाँ पे अरेंज होता है, टूटा वगैरह है, और वहाँ से अरेंज होकर के क्या होता है, यहाँ से एक फ्लोरीन आकर के यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ से निकलता है N2 और क्या निकलता है BF3। तो जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ पे N2 गैस बन रहा है और क्या निकल जाता है BF3, और यहाँ पे एडिशन किसका हो जाता है, फ्लोरीन का। और जैसे फ्लोरीन हो गया तो क्या इसी को हम लोग हेलो अरिन बोलते थे, और अब इसका नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लोरोबेंजीन बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे निर्माण कर लिए। तो इस मेथड से भी हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं, मतलब हेलो अरिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या हमें इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे याद रखना है क्या, नहीं। और इसी रिएक्शन को हम लोग को बोलते हैं क्या चाहिए, बाल्ज-साइमन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाल्ज-साइमन रिएक्शन। नाम से कोई मतलब नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है याद करना, हम लोग को सिर्फ रिएक्शंस को याद करना है। अब देखो यहाँ पे इतना लंबा हम लोग प्रोसेस को अगर समझना है तो ठीक है, और नहीं तो इसको एक स्टेप में डायरेक्टली हम लोग समझेंगे। कैसे, इसको हम लोग समझते हैं इस प्रकार से कि जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम साल्ट लेते हैं उसमें जब HbF4 का से साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो एक स्टेप में हम लोग प्रोडक्ट बना देते हैं ना। यहाँ पे हम लोग को बेंजीन बनेगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, फ्लोरीन, और प्लस में यहाँ से निकल जाएगा N2 और प्लस में क्या निकल जाएगा, BF3। उतना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग को यहाँ से भी एक स्टेप में काम चल जाएगा। तो सिर्फ हम लोग को ये जानना है कि जब बेंजीन डाइजोनियम साल्ट लेते हैं उसमें अगर HbF4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता क्या है, तो प्रोडक्ट हम लोग को ये चीज़ बनता है। क्लियर है। तो ये मेथड से हम लोग क्या करते हैं, हेलो अरिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हम लोग समझ गए अभी कितना, 4 प्रोसेस, जिसमें से सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, सैंडमेयर, उसके बाद देखे गाटरमैन, उसके बाद देखे हंस-डिकर, उसके बाद अभी देखे बाल्ज-साइमन रिएक्शन देखे, जो कि यहाँ पे नाम से कोई मतलब नहीं है। जो बाकी जो 3 था तीनों हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद ये तो हम लोग समझ में आ गया कि जब भी हम लोग HbF4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम लोग को बनेगा फ्लोरीन, और क्या क्या बाहर निकल रहा है ये भी समझ में आ जाता है। उसके बाद एक और रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं जो लास्ट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन। जब हम लोग बेंजीन में डायरेक्टली हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब भी हम लोग हेलो अरिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे, जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, कितना था, चौथा वो, हाँ ये हो जाएगा 5वां। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय हेलोजिनेशन रिएक्शन, बाय हेलोजिनेशन
रिएक्शन। तो इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलो अरीन का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप बेंजीन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? बेंजीन। ठीक है सर, बेंजीन ले लिए। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी हैलोजन ले लीजिए, चाहे यहाँ पे Cl2 ले लीजिए, Br2 ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए। सिर्फ यहाँ पे Cl2 और Br2 का ही यूज कीजिएगा, यहाँ पर फ्लोरीन का यूज नहीं कीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग जब लेते हैं X2 में, तो X2 में क्या क्या लिख सकते हैं, Cl2 या फिर क्या लिख सकते हैं, Br2। चलो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख ही देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग या तो फिर Cl2 ले सकते हैं, या तो फिर इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, Br2। क्लियर है? तो ये दोनों कुछ भी यहाँ पे ले लेना। उसको जैसे हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवाना पड़ता है। क्या चीज़? अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, या तो फिर यहीं पर ही आपको लिखना पड़ेगा अनहाइड्रस FeCl3। ये दोनों के प्रेजेंस में जब हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन करवाते हैं, तो देखो होता क्या है, यहाँ से एक वो Cl को अपने तरफ वो खींच कर रखता है और एक को जा करके इसके साथ बॉन्ड बना देता है। तो हम लोग को क्या होता है, ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन में क्या जुड़ जाएगा, अगर Cl ले रहे हैं तो Cl बनेगा, या तो फिर आप Br जोड़ रहे हैं तो क्या चीज़ जुड़ेगा, Br जुड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग को हेलो अरीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस मेथड से भी हम लोग क्या करते हैं, हेलो अरीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी तक हम लोग कितने तरीका सीखे, 5 तरीका। कितना सीखे हैं? 5 तरीका। तो 5 तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी हेलो अरीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो हम लोग जैसे देख रहे थे कि कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसको 4 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग को खत्म हो चुका था। उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। बात को समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को कवर करते हैं। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए, इसका अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में कदम रखेंगे। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी से ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह कुछ पूछता है नहीं, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे बताना है तो बता देते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है हेलो अरीन में, सबसे पहले उसका स्टेट की बात करते हैं। तो ये हम लोग को लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट में मिलता है। क्लियर है? वो हम लोग को कलरलेस फॉर्म में देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं इसका सॉल्युबिलिटी का। तो जो हेलो अरीन होता है वो वाटर में कभी भी सॉल्यूबल नहीं होता, कभी भी उसमें डिजॉल्व नहीं होता है। तो इसका मतलब इनसॉल्यूबल होता है, वो उसमें घुलना नहीं चाहता है, वो उसमें घुलेगा ही नहीं। मतलब हेलो अरीन जो होता है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, बल्कि वो कहाँ जाकर सॉल्यूबल होता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे टॉल्यूइन हो गया, बेंजीन वगैरह ये सब हो गया, उस समय ये जाकर के क्या होता है, सॉल्यूबल हो पाता है। तो इसमें ये चीज़ समझ में आ गया उसका सॉल्युबिलिटी के, कि ये हम लोग को वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगा, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होगा, उसमें वो जाकर के सॉल्यूबल होगा। उसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट का बात करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग एक चीज़ तो जानते हैं कि उसका जैसे जैसे मास बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब यहाँ पे बेंजीन सभी में कॉमन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। अब बताओ किसका मास ज़्यादा होगा, तो बेंजीन का सभी में तो सेम ही होगा। इसका मतलब हैलोजन से क्या होगा, उसका मास बढ़ेगा घटेगा। तो हम लोग जानते हैं ऊपर से नीचे जाते हैं तो मास हम लोग को क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब आयोडीन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। तो ये होता है ऑर्डर किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। क्लियर है? इससे ज़्यादा हम लोग को कुछ भी जानना नहीं है। चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी का। अब देखो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी किसका, हेलो अरीन का। अब यहाँ से हम लोग को मेन चीज़ समझना है, क्योंकि यहाँ से रिएक्शंस हम लोग को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेलो अरीन का। ठीक है, हेलो अरीन में प्रिपरेशन में देखे 4 रिएक्शन, चारों रिएक्शन 5 रिएक्शन, उसमें 5 हम लोग को इंपॉर्टेंट ही है। उसके बाद हम लोग बात करें इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ से अगर समझ जाते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इससे हम लोग आगे चल करके फिनॉल चैप्टर हो गया, फिर आगे का भी जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा स्किप मत कीजिएगा, इसको अच्छा से समझते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेलो अरीन का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसके लिए आपको पता है कि जब जब हम लोग किसी चीज़ भी रिएक्शंस का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो उसके लिए 3 रिएक्शंस पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन, एक पढ़ते हैं एलिमिनेशन, और एक पढ़ते हैं उसमें एडिशन। यही 3 को रिएक्शंस घूम घूम के रहता है, किसी में तीनों होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 1 होता है। यही सब हम लोग को चलते रहेगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं इसमें तीनों चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसका केमिकल प्रॉपर्टीज आखिर होता क्या, ये किस तरह का बिहेव करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ जानना पड़ेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जो अभी बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है,
जैसे ये होता है हम लोग को हेलो अरीन, क्या होता है, हेलो अरीन। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो हेलोजन होता है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 6 को हम लोग रहता है लोन पेयर के जैसा, और यहाँ पे एक रहता है उसका शेयर किया हुआ जिसमें बॉन्ड में चल जाता है। इसका मतलब इसके पास लोन पेयर कितना दिखाई दे रहा है, 3 गो। कितना दिखाई दे रहा है, 3 गो। अब यहाँ पर हम लोग, जब आप लोग जीओसी का कंसेप्ट थोड़ा मोड़ा अगर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 11th का पोर्शन है। जीओसी में आप पढ़े होंगे कि जब भी डबल बॉन्ड रहे और उसके बगल में कहीं अगर लोन पेयर रहे तो ये हम लोग को डीलोकलाइज्ड करता है। क्या करता है, डीलोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइज्ड करता है तो वहाँ पे रेजोनेंस का कहानी आता है। तो ये भी यहाँ पर देख रहे हो कि इसके पास लोन पेयर दिख रहा है और बगल में क्या दिख रहा है, हम लोग को डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो ये आपस में क्या करेंगे, डीलोकलाइज्ड करेंगे। और डीलोकलाइज्ड कैसे करते हैं समझिएगा। ये वाला लोन पेयर यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा तो ये वाला खुल करके यहाँ चल जाएगा। क्लियर है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से बनते जाएगा। सो ठीक है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले देखें कि यहाँ पर बेंजीन था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को सिंगल बॉन्ड था, अभी डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ से X, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि डबल बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ वाला जो डबल बॉन्ड था ये उठ करके आगे वाला कार्बन पे चल जाएगा, तो इसके ऊपर कितना चल जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बाकी डबल बॉन्ड जहाँ पे था उसको वहीं पे दिखा देंगे। तो जैसे नेगेटिव पार्ट आता है तो आपको फिर पता होगा कि नेगेटिव के बगल में अगर फिर से हम लोग को डबल बॉन्ड दिखा तो वहाँ पे फिर वो क्या करता है, रेजोनेंस करता है। तो ये भी जाएगा रेजोनेंस करने, ये आएगा यहाँ पे, फिर ये वाला शिफ्ट होकर के चल जाएगा इस वाला कार्बन पे। इसी प्रकार से गोल गोल उल्लू क्या करता है, रेजोनेंस करते रहता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर्स बनेगा वो हम लोग को ऐसा बनेगा। हम लोग को ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, उसके बाद ये वाला जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर X बनेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव। फिर से हम लोग जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो ये हम लोग को फिर से यहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड वाला टूट करके इसके पास क्या चल जाएगा, नेगेटिव के फॉर्म में बदल जाएगा। तो इसका जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो ये हम लोग को कैसा होगा, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसके पास नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे X, इसके पास पॉजिटिव। अब यहाँ पर फिर से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब देखेंगे तब हम लोग को क्या होगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड वाला ऊपर चल जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में, जो कि उसको क्या करेगा, न्यूट्रल कर लेगा। तो उसका जो स्ट्रक्चर्स बनेगा वो हम लोग को ऐसा बनेगा। यहाँ पर अभी डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे है, और यहाँ पर रह जाएगा, यहाँ पे सिंगल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेलोजन। अच्छा, इससे क्या समझ में आया, ये सभी का सभी क्या हुआ कि रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस करने के बाद इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो जब जब अगर मान के चलो हेलो अरीन का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो यहाँ से हम लोग 2 टर्म्स का बात करेंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल का कहानी, एक न्यूक्लियोफाइल का कहानी। क्योंकि जब जब हम लोग रिएक्शंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं या तो फिर पॉजिटिव वाला जाके वहाँ पे जुड़ेगा, या तो फिर कौन जुड़ेगा, नेगेटिव वाला। यही दुख तो होबे करता है रिएक्शंस में, रिएजेंट में, या तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल होगा या फिर वो हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब वहाँ पे रिएक्शंस किसी तरह का भी हो सकता है सब्स्टिट्यूशन हो सकता है एडिशन हो सकता है हम लोग को एलिमिनेशन हो, ये तो डिपेंड करता है। लेकिन होता किसके कारण, इलेक्ट्रोफाइल की वजह से या फिर न्यूक्लियोफाइल की वजह से। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग हेलो अरीन रहता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल रहेगा तो वो कहाँ कहाँ जा करके अटैक करेगा, कहाँ कहाँ वो जुड़ेगा, यहाँ पे पोजीशन डिसाइड करते हैं। और अगर वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल रहा तो वो किस किस पोजीशन पे जा करके जुड़ेगा। तो अब यहाँ पे बेंजीन के अनुसार समझना है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे बेंजीन छापे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग हैलोजन थे। अब देख रहे हैं कि ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है, अभी देख रहे हो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड था, अभी देख रहे हो इसमें कहाँ चल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अभी यहाँ पे बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, उठ के चल गया यहाँ पे। मतलब सभी एक दूसरे में क्या होता है, इन लोग डीलोकलाइज होता है। इसलिए सभी यहाँ पे क्या होता है, उस तरह से एक स्फीयर टाइप से यहाँ पे दिखा देते हैं, गोल टाइप से। इसका मतलब होता है कि सभी के पास क्या है, पार्शियल हम लोग को डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर है। क्योंकि इसी प्रकार से जब रेजोनेंस करता है तो यहाँ जहाँ डबल बॉन्ड नहीं भी दिख रहा था वहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो जाता है। इसलिए ऐसा भी दिखाया जा सकता है, ऐसा भी दिखाया जा सकता है। तो दोनों को यहाँ पे ले करके दोनों को अहमियत देने के बाद हम लोग को कैसा दिखाते हैं, उसको इस प्रकार से गोल लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि सभी के पास क्या है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है। कभी एक जगह रहता है तो बाद में फिर शिफ्ट हो जाता है, उसके पास भी तो कुछ एकरो पास भी रहता है, कुछ इसके पास भी रहता है। तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, गोल लगा देते हैं, ताकि सभी के पास वहाँ पे प्रॉपर्टी को शो कर सके। अब देखो इसके लिए होगा क्या, यहाँ पे कहानी क्या क्या होता है जब इस प्रकार से डीलोकलाइजेशन करता है हेलो अरीन के द्वारा। तो देखो कुछ कुछ घटना घटता है, कुछ कुछ घटना क्या होता है, जब रेजोनेंस करवाते रहता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। और नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, एक बार यहाँ देखने को मिल रहा है, एक बार यहाँ देखने को मिल रहा है, और एक यहाँ पर देख लो
पोजीशन 1 2 दूसरा पोजीशन पे, फिर यहाँ पे चौथा पोजीशन पे, फिर इधर हम लोग को दूसरा पोजीशन पे मिल रहा है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो। अरे कल ही ना बता रहे थे ऑर्थो ही सबका। इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटा। और इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग पारा। ऑर्थो को हम लोग दिखाते हैं O से, मेटा को दिखाते हैं M से, पारा को दिखाते हैं P से। क्लियर है? अब उसी प्रकार से इसको अलग से नहीं, अरे इसको भी हम लोग ऑर्थो ही बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं? ऑर्थो। और इसको भी दिखाएंगे क्या चीज़ से? O से दिखाएंगे। तो यहाँ से समझ में आ गया कि जब भी हम लोग को हेलो अरिन रहेगा तो हेलो अरिन में देखते हैं कि ऑर्थो और पारा पोजीशन पे हमारे पास क्या दिखाई देते हैं? नेगेटिव चार्ज। बाकी अगर पारा मेटा पोजीशन पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी चार्ज दिखाई नहीं दिया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज कहीं आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर बढ़ जाता है। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो अगर यदि अभी आप लोग से पूछा जाए कि बताओ अगर ऐसा हम लोग को रहता है हेलो अरिन, तो हेलो अरिन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहने का मतलब कहाँ इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा संख्या होता है, कहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की घनत्व होता है, कहाँ पे उसका ज़्यादा पावर देखने को मिलता है। तो सर जब जब हम लोग हेलो अरिन बनाते हैं ना, तो हेलो अरिन में देख रहे हैं कि उसका जो ऑर्थो है और पारा पोजीशन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है डीलोकलाइजेशन के समय। तो उस समय देखते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या वहाँ पे क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका मतलब अमीर कहाँ कहाँ पोजीशन पे है? अगर हेलो अरिन की बात करते हैं तो अमीर कौन कौन सा पोर्शन पे है? तो हम लोग देखते हैं दो जगह, एक ऑर्थो पे, एक पारा पे। अब देखने जगह तीन को मत बोल देना, अरे ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही होता है, ऑर्थो पोजीशन ही बोलते हैं। इसको भी ऑर्थो, इसको भी ऑर्थो, इसको मेटा, इसको भी मेटा, इसको पारा। क्लियर है? तो किसी भी यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हेलो अरिन लेते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच की बात करते हैं, कौन अमीर होता है, कौन कौन पोजीशन पे, तो हम लोग देखते हैं ऑर्थो पोजीशन वाला और पारा पोजीशन वाला क्या होता है? अमीर होता है। अमीर क्यों? क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव साइन आता है जब वो डीलोकलाइज कराता है तब। तो अब बात करेंगे कि कौन कौन गरीब होता है तब। तो देखते हैं कि बेंजीन में 6 तरह का हम लोग को यहाँ पे स्टेज दिखाई देता है, 1 2 3 4। इसको भी बोलेंगे 2 और 3। तो ये 2 2 सेम होता है, 3 3 सेम होता है, एक 4 वाला। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल हमारे पास कितना पोजीशन दिखाई देता है? 4। देखने का तो 6 पोजीशन बोल सकते हैं, लेकिन 6 में से 2 क्या होता है? कॉमन। कौन कौन कॉमन होता है? ऑर्थो कॉमन होता है और मेटा कॉमन होता है। तो अब देखो एक तो एक पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन। तो यही चारों पोजीशन का हम लोग को क्लियरली बताना है कि कहाँ कहाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच है और कहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कहने का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा और चौथा पोजीशन पे क्या होता है? नेगेटिव आता है। नेगेटिव आता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? रिच है। मतलब ये दोनों के बाद हम लोग को क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, अमीर है। उसके बाद ये जो पहला और तीसरा पोजीशन पे किसी तरह का कोई चार्ज देखने को नहीं मिल रहा है। अगर नहीं देखने को मिल रहा है नेगेटिव और न्यूट्रल, अरे तो न्यूट्रल है तो नेगेटिव से कुछ तो कम ही वैल्यू होगा ना उसके पास। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जैसे एक रहता पॉजिटिव, न्यूट्रल और हम लोग को क्या रहता? नेगेटिव। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? नेगेटिव में, उसके बाद न्यूट्रल वाला में, उसके बाद सबसे पॉजिटिव वाला में, क्योंकि पॉजिटिव तो और गरीब है। और न्यूट्रल वाला में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें भी अभी कमी है, किसके तुलना में? नेगेटिव वाला के तुलना में। क्लियर? अरे ये सब तो बात समझाए थे जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का चर्चा कर रहे थे। तो इसका मतलब अगर 1 और 3 पोजीशन पे कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है, मतलब न्यूट्रल टाइप से दिख रहा है, तो अरे भैया कंपेयर करेंगे दूसरा और तीसरा के हिसाब से, तो तीसरा और पहला हम लोग को क्या इसके सामने गरीबन होगा। अरे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, किसी के पास चार्ज दिख रहा है वो भी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास कुछ नहीं, मतलब जितना था उतना ही है। तो अरे फिर भी इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो अमीर कौन हुआ? जिसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसके पास और इसके पास इलेक्ट्रॉन इसके तुलना में तो ज़्यादा तो है ना। तो इसका मतलब इसको गरीब बोलेंगे, इसको भी गरीब बोलेंगे, और दूसरा चौथा को क्या बोलेंगे? अमीर बोलेंगे। अब देखो यहाँ से क्या कंसेप्ट हम लोग को निकलने वाला है, सो ठीक है, ये सब नोट्स में लिखा हुआ रहेगा। अब यहाँ से हम लोग पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए या फिर एडिशन, एलिमिनेशन, ये सब रहे, सारा कुछ हम लोग यहीं से सारा कहानी बन जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे समझना कि अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब भी हम लोग हेलो अरिन बनाएं, क्या बनाएं? हेलो अरिन। तो हेलो अरिन को बनाएंगे तो ऐसा। अब इसका 3 को पोजीशन बात किए, इसको बोल रहे थे ऑर्थो, इसको क्या बोले? ऑर्थो। इसको क्या बोले? मेटा। इसको क्या बोले? मेटा। इसको क्या बोले? पारा बोले। इसको क्या बोले हम लोग? पारा। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ऑर्थो है ये इलेक्ट्रॉन रिच है,
ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। ये भी क्या है, ये भी हम लोग को इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, इन लोग अमीर वाला आदमी है। उसके बाद ये जो मेटा है, मेटा के पास कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, इसका मतलब ये क्या, इसके तुलना में तो ये गरीब है, इसका मतलब ये हम लोग को क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या फिर डायरेक्टली इसको बोलते हैं ये गरीब है, इलेक्ट्रॉन पुअर है। क्लियर है। ऑर्थो पारा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है, अमीर है, लेकिन वही मेटा पोजीशन की बात करते हैं तो ये क्या हम लोग को गरीब। अब यहाँ से एक कंसेप्ट बताते हैं कि जब जब हम लोग कहानी पढ़ते हैं क्या चीज़, रिएक्शंस का, तो रिएक्शंस में देखते हैं दो चीज़ आते हैं जुड़ने के लिए, एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। यही दोनों के चक्कर में हम लोग को क्या होता है, कोई भी रिएक्शंस कंप्लीट होता है, या तो फिर वहाँ इलेक्ट्रोफाइल वाला अटैक करेगा या फिर कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव वाला वहीं जाकर जुड़ता है जहाँ पे नेगेटिव वाला रहता है, और नेगेटिव वाला वहीं जाकर के जुड़ता है जहाँ पे पॉजिटिव रहता है। अब बताओ, अगर ये हेलो अरिन के साथ अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो वो कहाँ कहाँ रिएक्शंस करेगा। जैसे मान के चलो इसको ले लिए हेलो अरिन को, इसको रिएक्शंस करवा रहे हैं हम लोग किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अब बताइए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जाकर के जुड़ेगा, तो ये ठहरा कैसा, पॉजिटिव, तो ये किसको खोजेगा, नेगेटिव को, तो ये कहाँ जाकर के जुड़ेगा, जहाँ नेगेटिव चार्ज। अब बता इस हेलो अरिन में कहाँ कहाँ नेगेटिव बनता था, तो ऑर्थो पे, और कहाँ जुड़ता था, पारा पे। मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ पर जुड़ेगा और ये कहाँ पे जुड़ेगा, इसके पास जुड़ेगा। क्या इसके अलावा और भी वो कहीं जुड़ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जाएगा या फिर उसके साथ रिएक्शंस करेंगे तो सदैव वहीं जुड़ना चाहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो इसका मतलब सर जब जब हम लोग हेलो अरिन लेंगे और उसको अगर रिएक्शंस करवाएंगे इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो वो हमेशा वहीं जुड़ेगा जहाँ हम लोग को नेगेटिव पार्ट रहेगा। और नेगेटिव पार्ट देखिए सर, तो हम लोग ऑर्थो में दिखा और कहाँ दिखा, पारा पोजीशन पे। मतलब हम लोग को प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऑर्थो पे मिलेगा और कहाँ मिलेगा, पारा पे। वो वहीं पे जाकर के क्या करेगा, जुड़ेगा। लेकिन वही बात करते हैं कि जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक कराएंगे कहाँ, हेलो अरिन में, तो ये कहाँ जाके अटैक करेगा, इसका अटैक करने का दो पॉसिबल इसका भी है। कहाँ कहाँ, एक वो इप्सो पोजीशन, जहाँ 1 पोजीशन था, अरे वहाँ पर भी तो कोई चार्ज नहीं था, मतलब वो भी तो गरीब है, तो वहाँ पर हम लोग जब स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तब वो जाकर के वहाँ पे जुड़ता है। खैर उसका बात अलग से करेंगे। अभी फिर हम लोग ऑर्थो मीटा पारा की बात करते हैं, 3 पोजीशन का, जिसमें ऑर्थो और पारा डिसाइड हो गया कि जब हेलो अरिन लेंगे तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि ऑर्थो और पारा पे अमीर होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वहाँ पे नेगेटिव पार्ट आ जाता है, इसलिए वहां पे कौन जुड़ेगा, जिस गरीब रहेगा। गरीब कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब जब आएगा वो ऑर्थो और पारा पे जुड़ना चाहेगा। क्लियर है। लेकिन वही जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल को देखेंगे, उसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे, तो ये किसको खोजेगा, जहां गरीब हो। तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्थो मेटा पारा में गरीब कौन होता है, मेटा वाला, क्योंकि वहाँ पे कोई चार्ज होता नहीं है। तो अरे नेगेटिव के तुलना में वो क्या है, गरीब है। इसलिए जब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा ये कहाँ पे जाकर के जुड़ना चाहेगा, मेटा पोजीशन पे। क्या बात समझ में आ गया। तो हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे, फिर से बात करते हैं, इसको रिकॉल करते करते हम लोग पूरे रिएक्शंस को एक ही पेज में हम लोग समझ जाएंगे, टेंशन मत लेना। अभी तक हम लोग समझे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कांसेप्ट। जब हम लोग हेलो अरिन लेंगे तो ये कैसे रिएक्शंस करेगा। अब यहाँ पे हम एक डायरेक्टली समझा देते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे हम लोग लिए क्या चीज़, हेलो अरिन। क्या चलिए, हेलो अरिन। अब हेलो अरिन को लेंगे तो इसको हम लोग रिएक्शंस करवाएंगे, क्योंकि सर हम लोग उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो रिएजेंट आएगा रिएक्शंस करने के लिए। और रिएजेंट हम लोग को सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ होता है, या तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर वो न्यूक्लियोफाइल होगा, या तो फिर वो गरीब होगा या फिर वो अमीर होगा। तो हम लोग दोनों के साथ देख लेते हैं। जब हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है पुअर, ये क्या होता है, पुअर। और जब हम लोग लेते हैं न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, रिच होता है। तो जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल को देखते हैं तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करना चाहेगा, जहाँ गरीब हो इसके सामने। और यहाँ पर देखते हैं गरीब कहाँ मिलता है, मेटा पोजीशन पे। और ये चाह रहा है किसको, अगर ये पुअर है तो किसको चाहेगा, रिच को चाहेगा। और रिच कहने का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो तो कहाँ जुड़ेगा वो, ऑर्थो, और कहाँ जुड़ेगा, पारा पोजीशन पे। क्योंकि ये सब कहानी भी समझा दिए ना, तो वहाँ से कंक्लूजन तो समझ में आ गया ना कि जब जब इलेक्ट्रॉन देखते हैं ज़्यादा तो वो यहाँ और यहाँ ज़्यादा मिलता है, तो यही दोनों पोजीशन पे कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका दो को प्रोडक्ट बनेगा। दो को प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, एक बार जैसे कि ये हेलो अरिन था,
एक इलेक्ट्रोफाइल आया या तो फिर यहाँ जुड़ेगा या तो फिर यहाँ जुड़ेगा, तो इसका दो प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो में भी जुड़ेगा और एक कहाँ जुड़ेगा, पारा पे भी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा सर वो यहाँ पर जा कर के बॉन्ड बना लेगा। एक और बनेगा, एक वो कहाँ बनेगा, पारा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी तो उसका इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या था, ज़्यादा। तो इसका मतलब जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये दो तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक कहाँ बनाएगा, पारा पोजीशन पे। लेकिन ऑर्थो और पारा पे कौन जुड़ेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो गरीब होगा, क्योंकि ऑर्थो और पारा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तब ये कहाँ रिएक्शंस करवाएगा। क्लियर है? जब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कहाँ पे रिएक्शन कराएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो। अब बताओ हेलोअरिन में कहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होता है, मेटा पोजीशन पे। तो ये जब भी प्रोडक्ट बनाएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनाएगा, मेटा पोजीशन पे। इसका मतलब सर यहाँ पे हेलोअरिन है तो यहाँ पर कौन जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। क्या बात समझ में आया? तो इसी से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलोअरिन में, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। बस खाली रिएजेंट लाएंगे, उसका मतलब समझाएंगे कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा। बस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अगर डिसाइड कर लिए, प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा। कि सर जब जब इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमेशा ऑर्थो और पारा पोजीशन पे प्रोडक्ट बनाएगा, और जब जब हम लोग वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का यूज करेंगे तो वो हमेशा कहाँ जा करके जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे। क्लियर? प्रोडक्ट बन के हम लोग को तुरंत रेडी हो जाएगा। बस वहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन मेजर बनता है, कौन माइनर बनता है। माइनर और मेजर करने का इसमें ज़रूरत नहीं है, मेजर और माइनर ये दोनों में। क्योंकि सर जब हम लोग इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाते हैं तो वो ऑर्थो में भी जुड़ता है और कहाँ जुड़ता है, पारा पे भी। लेकिन इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन बनता होगा, जो स्टेबल होगा, जो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ से डिसाइड करेंगे कि ये मेजर होता है कि ये मेजर। बनता दोनों प्रोडक्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या बनता है, इसका हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो उम्मीद है कि अभी तक जितना कंसेप्ट हम यहाँ पे बात किए, क्या बात किए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअरिन, जहाँ से हम लोग सबसे पहले समझे कि हेलोअरिन जब आएगा, इसको जब केमिकल प्रॉपर्टीज करवाएंगे या फिर केमिकल रिएक्शन जब करवाएंगे तो यहाँ पे कहाँ कहाँ रिएक्शंस करने वाला है। तो रिएक्शंस वही करेगा जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दिखेगा। अब यहाँ पे डिसाइड करना शुरू किया हम लोग कि कहाँ पॉजिटिव दिख रहा है और कहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। इसके लिए हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में समझना स्टार्ट किए। तो वहाँ से समझ में आया कि रेजोनेंस जब करवा रहे हैं तो नेगेटिव पार्ट हम लोग को ऑर्थो और पारा पोजिशन पे बन रहा था। इसका मतलब उन लोग इलेक्ट्रॉन रिच होता है, लेकिन मेटा पोजीशन पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं आया, मतलब उसके कंपेयर में वो गरीब होगा। और हम लोग जानते हैं कि जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, यही दो को रिएजेंटे होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल अगर रहेगा तो वो गरीब होता है, तो वो खोजेगा किसको, अमीर वाला। हम लोग रिएक्शंस करवा रहे हैं हेलोअरिन के साथ। हेलोअरिन में अमीर कहाँ रहता है, ऑर्थो और पारा पे। तो इधर अगर इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो कहाँ जुड़ेगा, या तो फिर पारा पोजीशन पे या तो फिर कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पे। क्लियर है? उसके बाद देखें अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो वो कहाँ जुड़ेगा, उसके पास एक ऑप्शन है, कहाँ, मेटा पोजीशन, क्योंकि वहाँ पे कौन दिख रहा था, गरीब, और ये है अमीर। अमीर जाएगा कहाँ पे, गरीब पाता अटैक करने के लिए। इसी तरह से हम लोग को सारा रिएक्शंस यहाँ पे बनेगा और सारा कुछ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्या अभी तक बात समझ में आया? अब कैसे करेगा, कौन कहाँ होगा, किसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, किसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग। अरे जिसके पास पॉजिटिव चार्ज दिखा वो इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास नेगेटिव चार्ज दिखा वो क्या कहलाएगा, हम लोग को न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? चलो, तो इतना तक अभी आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे नोट्स में थोड़ा सा अलग तरह से लिखा हुआ है। हालांकि चीज़ वही लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे थोड़ा समझने में थोड़ा सा टाइम लगे। लेकिन हम यहाँ पे, क्योंकि देखो वो जो नोट्स है ऑफलाइन वाला बच्चों को पढ़ाएं, तो ऑफलाइन वाला को पता है कि हम उस समय क्या बोल करके निकले थे क्लास में, तो उसी के अनुसार वहाँ पे नोट्स बना हुआ है। तो अब यहाँ पे समझा रहे तो कुछ कुछ इसको स्क्रीनशॉट करके रखोगे तो ताकि नोट्स करोगे तो वहाँ पे हेल्प होगा, क्योंकि वो ऑफलाइन के अनुसार वहाँ पे लिखा गया है। अब ऑनलाइन में पढ़ा रहे इस तरीक़ा से, तो सीखे हो तुम इस प्रकार से, और वहाँ पे लिखा होगा थोड़ा सा अलग अलग टाइप से। तो है चीज़ एक ही, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। तो वहाँ पे घबराहट ना हो, इस वजह से बोल रहे हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि वहाँ पे लिखने का भी सहूलियत होगा। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। अब इसका मतलब सर सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ कुछ वहाँ पे निकल भी रहा होगा, कुछ जुड़ेगा। जुड़ेगा कौन, इलेक्ट्रोफाइल। निकलेगा कौन, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, तो वहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है। अब यहाँ पे इसका मैकेनिज्म का तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मैकेनिज्म समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, और सब लोग यहाँ पे समझना, क्योंकि 11th क्लास
बहुत लोग स्किप करके आया होगा। तो मैकेनिज्म को समझने में खैर मज़ा ही आता है, लेकिन वही बच्चा अच्छा समझ पाता है जिसका 11th थोड़ा मोड़ा बेस मजबूत हो, क्योंकि यहाँ पे जीओसी का कंसेप्ट आता है, फिर प्लस में हम लोग को रिएक्शन मैकेनिज्म वहीं चैप्टर में जो हाइड्रोकार्बन था वहाँ से हम लोग को आता है। तो वहाँ तक हम समझाने में यहाँ पे मतलब समझाएंगे जो पोर्शन आप इजीली समझ सको। बाकी इसका मैकेनिज्म जितना आप समझने में जाएंगे तो आपको कॉम्प्लिकेट जैसा लगेगा, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि समय भी बहुत कम है। समय हमारे पास ज़्यादा रहता है तो एक एक चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोई भी रिएक्शन बन रहा है तो कैसे कर रहा है। तो हम लोग के पास समय कम है तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे। हालांकि हम लोग को कभी भी रिएक्शन मैकेनिज्म से सवाल नहीं आता, मतलब मैकेनिज्म लिखने के लिए नहीं आता है कि किस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है, बस हम लोग को जानना है कि ये रिएक्शन हुआ तो ऐसे हुआ। क्लियर है? अब यहाँ पे समझते डायरेक्ट मेथड से कि हैलोजिनेशन रिएक्शन। अच्छा, कभी भी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो जो हम लोग का पढ़ रहे चैप्टर उसी को पहले लेना पड़ता है रिएक्टेंट के तौर पर, उसके बाद उसको किसके साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो उसको अभी रिएक्शंस करवा रहे हैं हेलोजन के साथ। हेलोजिनेशन रिएक्शंस के मतलब होता है हेलोजन के साथ यहाँ पे रिएक्शन करना। और हम लोग का अभी पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हम लोग का क्या है, हेलोअरीन है। क्या है? हेलोअरीन है। अब हेलोअरीन में यहाँ पे X लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, अरे कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको सिंपल ले लेते हैं, ये है हम लोग को हेलोअरीन। इसको जब रिएक्शंस करवाते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे X2 लेंगे, इसी को बोलते हैं हेलोजन। यहाँ पे भी फ्लोरीन चाहे क्लोरीन चाहे आयोडीन, अरे कुछ भी हो सकता है। जब हम लोग हेलोजन के साथ रिएक्शंस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस Al3, अनहाइड्रस AlCl3 या तो फिर अनहाइड्रस FeCl3, अगर इसके साथ करेंगे तो होता क्या है, एक Cl को अपने साथ अटैक करता है, अपने साथ जो जोड़ के रखता है वो नेगेटिव पार्ट वाला को जोड़ करके रखता है। क्योंकि हम लोग AlCl3 को जानते हैं, ये हम लोग को लेविस एसिड होता है। क्या होता है? लेविस एसिड। मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, तो ये हम लोग को इलेक्ट्रॉन खोजते रहता है। तो यहाँ से जो Cl होता है वो यहाँ पे नेगेटिव के तौर पर आ करके इसके साथ जुड़ता है। अब बताओ, यहाँ से जो Cl2 चाहे Br2 चाहे I2 जो भी लेंगे, अब यहाँ पे जैसे अनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, ये ठहरता है एसिड। अब इसको अपने तरफ खींच कर रखेगा, वो भी कैसा, नेगेटिव पार्ट में। मतलब ये जो X2 दे रहा है, यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है X+, और X- भी मिलता, अरे मिलता कि नहीं, X+ और X-, लेकिन ये जो रहता है वो X- को अपने तरफ खींच के रख ले रहता है। बाकी हम लोग को बताइए X2 के जगह में एगो X ये खींच के रखा है, तो बचा कितना होगा, एगो X। और ये जो X2 लेते हैं वहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव वाला यहाँ पे बचता है, नेगेटिव वाला पार्ट को ये खींच लेता है। क्यों? क्योंकि ये जो AlCl3 होता है ये लेविस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, इसके वजह से। तो ये किसको लेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, इसको अपने तरफ खींच करके रख लेता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसका मतलब अभी हम लोग के पास बचा क्या, X+। इसका मतलब सर हम लोग ये समझ गए कि कभी भी जब हेलोअरीन को हम लोग रिएक्शंस करवाएंगे X2 के साथ, यहाँ पे कोई भी हेलोजन रह सकता है, तो इसके साथ हम लोग को जो मिलेगा वो हम लोग को X+ के फॉर्म में मिलेगा। क्या मिलेगा? X+ के फॉर्म में। जैसे Cl2 लिए तो क्या मिलेगा, Cl+, Br2 लेंगे तो क्या मिलेगा, Br+, I2 लेंगे तो क्या आएगा, I+ आएगा। तो अब बताओ, ये जो हम लोग रिएजेंट ले रहे थे उससे मिला क्या चीज़, X+। अब ये X+ क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है कि न्यूक्लियोफाइल होता है, अरे पॉजिटिव दिखा, अरे पॉजिटिव दिखा तो गरीब दिखा, गरीब को ही हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोफाइल। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल रहा तो ये अब इसके साथ जुड़ेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जुड़ेगा, जहाँ इसके पास अमीर ही दिखेगा। अमीर कहाँ रहता है, ऑर्थो और पारा पे। अब बताइए कहाँ कहाँ जाकर के प्रोडक्ट बनाएगा, दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक ऑर्थो पे और एक कहाँ बनाएगा, वो पारा पोजिशन पे। इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो दो बनेगा। कहाँ कहाँ, एक तो पहले से ही लगा हुआ था, एक यहाँ लग जाएगा, इसको बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन प्लस। एक को देखो कहाँ पे जुड़ेगा, सो सबसे पहले एक तो यहाँ पे था ही, इसके रिस्पेक्ट में पारा ये है तो यहाँ पर जुड़ेगा। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा। अब समझ में आ रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग को हो रहा है। जब हम लोग हेलोअरीन को रिएक्शंस करवाएंगे Cl2 Br2 I2 ऐसा करके, मतलब हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 या फिर अनहाइड्रस FeCl3, तो इन लोग क्या करता है, Cl- को या फिर जो भी X- होता है उसको अपने तरफ खींच के ले लेता है, तो वहाँ पे सिर्फ छोड़ता क्या है, X+। अब X+ ट्रीट करेगा किसके जैसा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। अब वही इलेक्ट्रोफाइल जाएगा बेंजीन, मतलब जो भी रहेगा हेलोअरीन उसके साथ रिएक्शन करने। अब हेलोअरीन में वहाँ जाकर के वो जुड़ेगा जहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल रहा तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं जुड़ेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो में रहता है और पारा पे रहता है, तो इसलिए उसका प्रोडक्ट दो गो रहेगा। अब दो गो प्रोडक्ट तो बन गया।
अब इसमें मेजर कौन और माइनर कौन? तो यहाँ पे होता क्या है, जब इस पोजीशन पे 1 और 2 पोजीशन पे लगता है तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। क्या करते हैं, रिपल्सन। अरे कोई भी कुछ सामने सामने रहेगा तो उन लोग क्या करेगा, रिपेल करेगा। और यहाँ पे हैलोजन ये सब थोड़ा सा साइज बड़ा रहेगा तो उन लोग भी आपस में क्या करेंगे, धक्कला धक्कली करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन थोड़ा ज़्यादा होते रहता है, इसलिए इसके कंपेयर में ये क्या होता है, थोड़ा सा अनस्टेबल टाइप से फील करता है, उससे लेस स्टेबल होता है। और ये हम लोग को क्या होता है, मोर स्टेबल, कि ये बहुत दूर में है, ये हम लोग को बहुत दूर में, क्या सामने सामने है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सामने सामने होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रिपल्सन होता है। और जानते हैं कि जहाँ पे रिपल्सन होता है वहाँ पे स्टेबल पाया नहीं जाता। जहाँ पे कोई धक्का मुक्की नहीं, उसको बोलेंगे कि वहाँ पे हाँ वो चीज़ क्या है, स्टेबल। तो यहाँ पे दूर होने की वजह से ये क्या होता है, धकला धकली यहाँ पे कम होता है, रिपल्सन कम होता है। इसलिए ये प्रोडक्ट क्या बनता है, हम लोग को मेजर बनता है, और ये हम लोग को क्या होता है, माइनर। माइनर का मतलब होता है जो कम बनता है या फिर जो हम लोग को अनस्टेबल थोड़ा सा रहता है, और ये हम लोग को क्या बनता है, मेजर बनता है। ये हम लोग को क्या बनता है, मेजर। क्लियर है। लेकिन हम लोग को प्रोडक्ट तो दोनों बनेगा, ये कम बनता है, ये क्या बनता है, ज़्यादा। क्लियर है। तो हम लोग अभी पहला रिएक्शंस देखे जो हम लोग था हेलोजिनेशन रिएक्शन, जिसके द्वारा कहाँ कर रहे थे, हेलोअरिन में, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 या फिर अनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में। तो हम लोग को रिएक्शन समझ में आ गया कैसे कैसे करता है। सो चलो, अगर ये रिएक्शन समझ में आ गया तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, बहुत कुछ अभी हम लोग को बात करना बाकी है। चलो इसको ले लो। अब हम लोग सेकेंड जो रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। अब ये नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, NO2 का जुड़ना, नाइट्रो ग्रुप का वहाँ पे जुड़ना। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं कि जब जब नाइट्रेशन रिएक्शन की बात करेगा तो यहाँ पे ये ग्रुप जा करके जुड़ता है। कौन जुड़ता है, NO2 ग्रुप वहाँ पे क्या करता है, जुड़ता है। इसी का हम लोग क्या करते हैं, एडिशन। या फिर ऐसे लिख देते हैं सिंपल कि NO2 का जुड़ना। ऐसे तो आप फील कर सकते हैं कि नहीं, कि यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हेलोजिनेशन में क्या कर रहे थे, हेलोजन का जुड़ना। अब वो कहाँ कहाँ जुड़ा था, ऑर्थो और पारा पे। उसी प्रकार से अभी देखेंगे कि जब जब नाइट्रेशन करते हैं तो ये NO2 का एडिशन होता है। लेकिन ये NO2 जो जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो में कि मेटा में कि पारा पे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि जब जब नाइट्रेशन रिएक्शंस कराते हैं तो किसके साथ करा रहे हैं, अरे हम लोग को तो वही ना रहेगा रिएक्टेंट, कौन रहेगा, हेलोअरिन। अब ये हेलोअरिन के साथ हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन कराते हैं, और नाइट्रेशन करवाने के लिए जो रिएजेंट लेते हैं वो हम लोग लेते हैं कंसनट्रेटेड HNO3। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लेते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4। ये अगर नहीं भी लिखा रहेगा फिर भी रिएक्शंस वही करेगा। क्लियर है। लेकिन हम लोग अभी दोनों लेकर के चलते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4। ये हम लोग को थोड़ा सा उसके मीडियम में लेकर के चलते हैं ताकि रिएक्शंस हम लोग को थोड़ा सा फास्ट हो सके। ठीक है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, हम लोग को जो ये HNO3 रहता है, यहाँ से आपको समझना पड़ेगा ये जो रिएजेंट होता है इससे हम लोग को मिलता है NO2+ मिलता है। क्या मिलता है, NO2+। तो याद रखिएगा जब जब हम लोग HNO3 का यूज करेंगे वहाँ से क्या मिलता है हम लोग को, NO2+। अब आप लोग खुद समझदार हैं, यहाँ पे हम लोग को दिख गया क्या चीज़, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, सर हमें तो इतना ही समझ में आया कि अगर किसी भी रिएजेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका मतलब सर जैसे अभी Cl वाला काम कर रहा था उसी प्रकार से ये भी तो काम कर रहा है, NO2 भी। तो ये NO2 कहाँ जाकर जुड़ेगा, या तो फिर ऑर्थो में या फिर कहाँ जुड़ेगा, पारा पे। हाँ सिंपल, उसी प्रकार से इसका प्रोडक्ट बनेगा। मतलब यहाँ पर हम लोग को जो हेलोअरिन रहेगा वो अभी भी यहाँ पे हेलोअरिन रहेगा। उसी प्रकार से एक और हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, एक यहाँ पे फिर हेलोअरिन ले लेते हैं। इन दोनों जगह यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, यहाँ पर भी। तो एक बार यहाँ पर आके कौन जुड़ जाएगा, NO2, और एक बार कहाँ जुड़ेगा, नीचे जाकर के जुड़ जाएगा कौन, NO2। अब इसमें फिर वही बात, कौन वाला मेजर कौन वाला माइनर। अरे भाई यहाँ पे सामने सामने हो जाएगा तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, धकला धकली होगा, बड़ा बड़ा ग्रुप लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर दूर दूर में रहेगा, कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। तो ये वाला मेजर होगा, ये वाला क्या होगा, माइनर। ये वाला हम लोग को ज़्यादा मिलता है, ये वाला हम लोग को कम मिलता है। तो इसका प्रोडक्ट अगर बात करेंगे तो ये हम लोग को क्या मिलता है, माइनर मिलता है, और ये हम लोग को क्या मिलता है, मेजर मिलता है।
आसान है। तो कभी भी अगर नाइट्रेशन रिएक्शंस करवाने बोले हेलो अरिन में, तो वहाँ पे याद रखना सिर्फ रिएजेंट क्या यूज करते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे किसके प्रेजेंस में लेते हैं, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के प्रेजेंस में। लेकिन वहाँ पे काम कौन कर रहा है, HNO3। नाइट्रेशन का मतलब ही समझ आना वहाँ पे NO2 का जुड़ना। NO2 कैसे जुड़ेगा, जब HNO3 का यूज करेंगे तब। क्लियर है माता। तो वो हम लोग को प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो में भी, और कहाँ जुड़ेगा, पारा में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा मेजर कहाँ रहेगा, पारा पे। क्लियर है माता। चलो, तो ये सब कौन क्या दे रहा है, यही चीज़ को हम लोग को याद रखना है। जैसे HNO3 हम लोग को क्या देता है, NO2 प्लस देता है। तो यहाँ से हम लोग को दिमाग तुरंत काम कर लिया, अरे पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ेगा ऑर्थो में या फिर जुड़ेगा पारा पे। अगर मान के चलो यहाँ से नेगेटिव पार्ट मिलता तब हम लोग को कहाँ जुड़ता, मीटा में जुड़ता। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन हम लोग पढ़ ही रहे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का बात ही नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा है। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जो है फ्रैडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सब। तो बोले ना, जितना भी रिएक्शंस पढ़ेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट है दोस्त। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन पूछने का तरीका ही अलग होता है। वही रिएक्शंस ऑब्जेक्टिव में घुस सकता है, वही रिएक्शन सब्जेक्टिव में घुस सकता है। कौन रिएक्शन कहाँ यूज होगा हमें भी नहीं पता, लेकिन हम लोग को पढ़ना है, सभी कुछ जानना सभी कुछ है, तो सभी कुछ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए ना बोल रहे हैं सबसे भारी भरकम हो जाता है ऑर्गेनिक, लेकिन है आसान। जो मस्तिष्क से पढ़ते जाता है, अच्छा से समझते जाता है, तो उसके लिए आसान होता है। प्रैक्टिस करेगा तो आसान लगता है। जो लोग सिर्फ रटने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक से सबके जो घूमते रहते हैं, जो पिछले लेक्चर्स में बताए थे कि बहुत लोग है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे से पड़ा रहता है, तो उन लोग को मुश्किल लगता है। हो ही नहीं पाएगा भाई। तुम जो रट के जाओगे वो आएगा नहीं, आएगा दूसरा रिएक्शन तुम पढ़ा नहीं है तो तुम बनाएगा कैसे, तो बहुत डिफिकल्ट का वहाँ पे सामना करना पड़ता है। तो इसलिए टेंशन मत लो, आराम आराम से पढ़ो, सभी चीज़ को समझो। कौन कहाँ आ जाएगा हमें भी नहीं पता, एग्जामिनर को भी नहीं पता। जो सेट किया भैया वो तो आपने जानता है, लेकिन फिर भी उसको भी अभी नहीं पता है कि क्या होगा कि नहीं होगा। वो सेट करेगा अपना बाद में। लेकिन हम लोग को अगर पूरा कंसेप्ट आता है तो हमारे सामने चाहे जो भी क्वेश्चन आएगा, क्या नोट से बाहर रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो अगर सारा कंसेप्ट को हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग को आराम से उसको क्या करेंगे, क्लियरली समझ जाएंगे। और वैसे भी हमारा नोट्स उतना लंबा होता ही नहीं है, छोटा छोटा लैंग्वेज में रहता है और छोटा सा नोट्स रहता है। देखोगे दूसरा कंपेयर में दूसरा टीचर का वो लोग बहुत ज़्यादा एकदम आलतू फालतू लिखाते रहते हैं, जो हम लोग के लिए ज़रूरी भी नहीं। क्यों पढ़ना उतना, जब उतना हम लोग को काम का चीज़ ही नहीं है। तो एग्जाम में पूछ रहा है कुछ और, आप पढ़ा रहे हैं कुछ और, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमारा नोट्स थोड़ा सा छोटा रहता है, लेकिन उतना ही रहता है जहाँ से हम लोग को क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये मत बोलना कि सर ये इंपॉर्टेंट है क्या, सर ये इंपॉर्टेंट है क्या, सर ये सवाल है। हम लोग को ऑर्गेनिक पूरा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा से उसका प्रैक्टिस हमेशा करते रहना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में कौन सा सवाल कहाँ घुसेगा हमें भी नहीं पता। समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पे देख रहे हैं फ्रैडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रैडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरीका से होता है। नाम होता है फ्रैडल क्राफ्ट रिएक्शन ही, लेकिन दोनों होता है हम लोग को दो टाइप का। अब दो टाइप का क्या होता है, इसमें थोड़ा सा बगल में लिखा रहेगा, एक रहेगा अल्काइलेशन, एक क्या रहेगा, अल्काइलेशन। फ्रैडल क्राफ्ट तो कराना है, लेकिन कैसा, अल्काइलेशन रिएक्शन। और एक दूसरा रहेगा असाइलेशन, एक क्या रहेगा, असाइलेशन। अब देखो दोनों का मतलब अलग अलग होता है। एक है अल्काइलेशन और एक है असाइलेशन। अगर जब असाइलेशन की बात करेगा तो इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, RC⋯O और यहाँ पर Cl। इसको बोलते हैं असाइल क्लोराइड या फिर इसी को बोलते हैं एसिड क्लोराइड। तो ये चीज़ से यहाँ पे हम लोग रिएक्शंस करवाएंगे, इसी चीज़ का वहाँ पे एडिशन करवाएंगे। और यहाँ जब असाइलेशन बोलेगा तो यहाँ पर हम लोग लेंगे RCl, मतलब जो भी हम लोग अल्काइल हैलाइड होता है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाला है। अब देखो असाइल हैलाइड, ये दोनों रिएक्शन एक साथ समझना, कभी भी जिंदगी में कन्फ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ समझ जाओ कि असाइलेशन में यूज करेंगे इसका, अल्काइलेशन में यूज करेंगे इसका। इससे तो पहले से हम लोग फैमिलियर हो चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं, इसके बारे में भी अब जान लो। अब यहाँ पे देखो फ्रैडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे हेलो अरिन, क्योंकि हेलो अरिन का ही कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। चलो यहाँ पर क्या रहेगा, हैलोजन। इसको हम लोग रिएक्शंस करवाएंगे। अब रिएक्शन जो करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, तो ये दोनों रिएक्शंस के लिए समझ आना। जब जब फ्रैडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलेगा यहाँ पर ये चीज़ लिख देना है अपने से, अनहाइड्रस AlCl3 या फिर अनहाइड्रस FeCl3, दोनों तो एक ही चीज़ होता है। तो ये इतना हम लोग कॉमन रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग को रिएजेंट जो लेते हैं वो अलग अलग लेते हैं। अगर हम लोग को अल्काइलेशन बोला तो अल्काइलेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे RCl। क्या यूज करेंगे, RCl। अब देखो इसको समझना कैसे, बहुत लोग इसमें एकदम समझ नहीं पाते, इसको टफ समझते हैं। देखो कितना आसान से समझ सकते हैं हम लोग इसको।
सबसे पहले देखो ये अनहाइड्रस AlCl3 का कंसेप्ट अभी अभी बताएं कि अरे ये होता है लेविस एसिड। क्या होता है? लेविस एसिड। ऑक्टेट पूरा होता नहीं है इसके पास, तो ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। सामने दिखा इलेक्ट्रॉन रिच वाला, कौन दिखा? Cl। तो ये खींच लेता है किसको? Cl को अपने तरफ। जब Cl को अपने तरफ खींचेगा तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर के जाता होगा। मतलब यहाँ से Cl माइनस इसके साथ जाकर के जुड़ जाता होगा। तो इसका मतलब सर यहाँ पर जो देखते हैं RCl, जब इसका यूज करते हैं तो Cl को उधर ले जाता है, वो भी नेगेटिव के फॉर्म में, ताकि उसके पास इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्टेट को पूरा कर सके। तो इसका मतलब सर इसके पास अगर देखेंगे RCl में, तो यहाँ हमें क्या मिलने वाला है? R प्लस। Cl माइनस उधर चल जाता है, उसके साथ चिपक जाता है, यहाँ से मिलेगा क्या चाहिए? R प्लस। अब तुम लोग खुद समझा दो हमें, मिल क्या गया? पॉजिटिव। क्या दिखा? इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाकर के जुड़ता है? तो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग को जुड़ता है या तो फिर ऑर्थो पे या फिर कहाँ पे? पारा पे। तो इसका भी दो प्रोडक्ट बनेगा। कौन कौन बनेगा? सर हम लोग लिए थे हेलो अरिन। क्या लिए थे? हेलो अरिन। ठीक है, एक और ले लीजिए ना सर हेलोरिन, क्योंकि हम जान चुके हैं कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनने वाला है। अब यहाँ पे देखो R, तो R का नहीं मतलब कोई भी कार्बन का चेन रहेगा। जैसे हम लोग को रहेगा ऐसा CH प्लस रहेगा, या फिर हम लोग को रहेगा CH3 CH2 प्लस, ऐसा करके रहेगा। अरे तो R का मतलब कोई भी कार्बन का चेन रहेगा। तो जो भी कार्बन का चेन मिलेगा वो सभी कार्बन का चेन को क्या करना है? जोड़ देना है। अब यहाँ पे R प्लस होगा तो R प्लस कहाँ जुड़ेगा? या फिर ऑर्थो पे या फिर पारा पे। इसका मतलब सर एगो यहाँ पे R जोड़ दीजिए और एगो इसमें नीचे जोड़ दीजिए, हो गया। अरे यही तो प्रोडक्ट बनेगा। इसी को बोलते हैं अल्काइलेशन रिएक्शन। इस प्रोसेस को अभी क्या बोलते हैं? अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रैडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। जब हम लोग को असाइलेशन बोलेगा, देखो ध्यान से समझते जाना, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों का बात समझ में आया कि जब जब फ्रैडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलेगा, एक होता है अल्काइलेशन भी और एक होता है असाइलेशन। दोनों अलग अलग रिएक्शन होता है, तरीका सब सेम है, बस खाली रिएजेंट बदल जाता है। जब अल्काइलेशन बोलेगा तो क्या यूज करना है? RCl। अभी क्या यूज किए थे? RCl। बाकी सब कुछ हम लोग को सेम ही रहेगा। ये भी उसमें भी यूज करना है, इसमें भी यही यूज करना है, ये तो दोनों में कॉमन रहेगा। बाकी प्रोडक्ट जो बनेगा वो खाली अलग अलग होगा इसके अनुसार। अभी RCl लिए तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा? RR। तो ये रहा हम लोग को अल्काइलेशन। जब हम लोग असाइलेशन रिएक्शंस करेंगे तब हम लोग को क्या बनेगा? सर अभी अभी आप क्या बोले ना कि असाइलेशन रिएक्शन, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये A ले लेते हैं, ये रहेगा मान के चलो अल्काइलेशन है। ये क्या है हम लोग को? अल्काइलेशन है। तो समझ में आ जाएगा अल्काइलेशन इसके लिए कर रहे हैं। अब मान के चलो B में इसी को मान के चलो हम लोग असाइलेशन करवाएंगे, तब हम लोग को क्या होगा? देखो ये रिएक्शंस बहुत लोग नहीं समझ पाता है। देखो तुम लोग कितना आसानी से समझ जाएगा। RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है Cl। असाइलेशन का मतलब एसिड क्लोराइड लेते हैं, या फिर इसी को, अरे समझ में आ रहा है, असाइल क्लोराइड बोलते हैं या फिर एसिड क्लोराइड बोलते हैं। तो ये होता है असाइल क्लोराइड। उसका फॉर्मूला क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O, और इधर होता है Cl। तो अभी भी यहाँ पे जो हम लोग रिएजेंट जो प्रेजेंस में लेने वाले हैं वो किसके प्रेजेंस में? तो यहाँ पर लेंगे हम लोग अनहाइड्रस AlCl3। अब फिर वही बतिया हो गया सर, ये देखिए लेविस एसिड, ये चिपकाएगा किसको? क्लोरीन को, ताकि इसका ऑक्टेट को पूरा कर सके। अब ये इधर अगर टूट के जाएगा तो तुम लोग खुद समझदार है कि ये जाएगा तो नेगेटिव फॉर्म में जाएगा दौड़ के, और अगर नेगेटिव के फॉर्म में दौड़ के जाएगा तो बता कार्बन के पास क्या जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब सर अगर यहाँ पे देखते हैं ना तो हम लोग को मिलेगा RC डबल बॉन्ड O, और इसके पास क्या मिलेगा? पॉजिटिव। अरे यही ना बनेगा। Cl माइनस कहाँ चल जाएगा? इसके साथ, क्योंकि वो एसिड था लेविस एसिड, तो वो अपनी तरफ क्या करेगा? चिपका लेगा। मिला ये। अब बता तो फिर से क्या मिला? न्यूक्लियोफाइल मिला कि इलेक्ट्रोफाइल? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका मतलब ये कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो और पारा पोजिशन पे। और जुड़ेगा कौन? ये पूरे पोर्शन जुड़ेगा। तो वही चीज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो अभी तुम्हारे पास बन रहा था हेलो अरिन, तो हेलो अरिन तो ये चीज़ रह गया। अब ये पूरे पोर्शन जुड़ेगा एक बार ऑर्थो में, तो यहाँ पे हो जाएगा R। उसके बाद देखो R तो इधर है, क्या R को इधर जोड़ोगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। जुड़ेगा किधर से? जिधर पॉजिटिव है उधर से नहीं जुड़ेगा। तो पॉजिटिव किसके पास है? कार्बन। तो यहाँ पे कौन जुड़ेगा? कार्बन। इसके साथ है डबल बॉन्ड, और इधर क्या हो जाएगा? R। बहुत लोग इधर से जुड़ेगा RC डबल, अरे वैसे मार खाओगे। जिधर पॉजिटिव रहेगा उन जा करके जुड़ेगा। बात को समझ रहा है? तो जुड़ेगा कौन? इधर से जुड़ेगा, तो जुड़ा C, इसके साथ था डबल बॉन्ड O, और इधर था R, तो R। एक और प्रोडक्ट इसका बनेगा, वो कैसा बनेगा? तो इस सारे वहाँ पे इसका जो पारा पोजीशन होगा उसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R से नहीं जोड़ना। अरे बहुत को ऐसा करेगा यार, ऐसा अगर जो करेगा तो मार खा जाएगा।
ऐसा नहीं जोड़ना है, जो वहाँ पे जोड़ना है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ना जुड़ेगा। इसका मतलब से पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिल रहा है, कार्बन वाला में, तो यहाँ पर कार्बन होगा, इसके साथ इधर R होगा और इसके साथ यहाँ पे क्या मिल रहा है O, ऐसा जाकर वहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पे फिर डिसाइड होगा, जब अल्काइलेशन हुआ तो ये चीज़ जुड़ा, अल्काइलेशन में क्या जुड़ा R, इसमें कौन जुड़ा RCO जुड़ा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब ये दोनों में से डिसाइड करो कौन मेजर और माइनर। सर फिर यहाँ पे देखो सामने सामने रिपल्सन, मतलब ये क्या होगा